नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे आज दिल्ली दौड़ मंत्रिमंडल की होड़। प्रदेश में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की चर्चा चली आ रही है। हर बार मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं गर्म होती हैं और समय के साथ ठंडी पड़ जाती हैं। देखा गया है कि देवभूमि में मोदी के दौरे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे से कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो जाती हैं। माना जा रहा है कि केंद्र से हरी झंडी न मिलना ही इसकी वजह है। पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद धामी कैबिनेट में खाली कुर्सियों की संख्या 4 हो चुकी है। परफॉर्मेंस के आधार पर एक कैबिनेट मंत्री को बदले जाने की चर्चाएं सत्ता के गलियारों में लंबे समय से गर्म। मौजूदा परिस्थितियों में अब एक और कैबिनेट मंत्री को बदलने की चर्चा भी शुरू हो गई है। धामी कैबिनेट में 4 कुर्सियां लंबे समय खाली हैं। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक इन 4 खाली कुर्सियों को भरने के साथ ही कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की भी संभावना है, तो वहीं पार्टी आमान बड़बोले मंत्री पर भी एक्शन ले सकती है। चर्चा आज इसी पर, लेकिन एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में एक बार जल्द कैबिनेट विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। धामी कैबिनेट में 4 कुर्सियां लंबे समय से खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक इन्हें भरने के साथ ही कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की भी संभावना बनी हुई है। हाल ही में हुई कुछ बयानबाजी को इन अटकल जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कैबिनेट विस्तार के संकेत दे दिए हैं। क्षेत्रवाद की राजनीति पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में भट्ट ने कहा कि निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी संभव है। किसे रखना है, किसे हटाना है, ये केंद्र का विषय है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व को मौजूदा हालात की रिपोर्ट भेज दी गई है। मुख्य विपक्षी कांग्रेस का भी कहना है कि सरकार को गालीबाज, भ्रष्टाचारी मंत्रियों को हटाकर दूसरों को मौका देना चाहिए। जो गालीबाज नेता है, मारपीट वाले नेता हैं या भर्ती घोटालों में जिन नाम आए हैं, उनको हटना चाहिए। भ्रष्टाचारी नेता भी हैं। टेक होम राशन वाले की जो स्थिति हुई है, जो मैंने आपको बताया, संख्या 2.5% बढ़ गई है और 430 करोड़ रुपया बड़ी रकम होती है इस छोटे से राज्य के लिए, वो खर्च की गई। उसके बाद भी कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। टेक होम राशन की क्या स्थिति रही आपको पता है। नमक की खरीद में 6 महीने लग गए, जो एक आयोडीन युक्त नमक है। तो ये सारे ऐसे प्रकरण हैं जिस पर गंभीर सरकार को होना चाहिए। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने राज्य की वर्तमान स्थिति के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है। बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों की मौजूदा परिस्थितियों में अब एक कैबिनेट मंत्री को बदले जाने की मांग भी जनता की ओर से की जा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री के कारण लंबे समय से सरकार व संगठन की प्रदेश में हो रही किरकिरी के चलते सरकार भी सख्त कदम उठा सकती है। सत्ता पक्ष की इन कमियों का विपक्षी दल भी जमकर विरोध करते जा रहे हैं। यही वजह है कि कल प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान गैरसैंण में हुआ सरकार के खिलाफ जन आंदोलन। प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ियों को गाली दी गई, ये बहुत गलत है। मतलब आप उत्तराखंड में रहकर उत्तराखंडी को गाली दे रहे हैं और उसके बाद जिस प्रकार से महेंद्र भट्ट जी द्वारा धमकाने का प्रयास किया जा रहा है कि मुकदमा लिखवा देंगे, कानूनी कार्रवाई करा देंगे, और जिस प्रकार से नर्गल बातें हो रही हैं और जिस प्रकार ऋतुभूषण खंडूरी जी द्वारा लखपत बुटला जी को इतने अभद्रता के साथ में विधानसभा से बाहर किया गया, ये भी निंदनीय है। और बाद जब अनुशासन करते हैं तो जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल ने गाली दी, क्या उस समय अनुशासन नहीं देखा था। तो इस प्रकार कृत्य करने वाले सारे को भाजपा निष्कासित करे, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे और देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद से वो जो है प्रधानमंत्री बने हैं, तो निश्चित तौर से उनको तत्काल प्रभाव से प्रेमचंद अग्रवाल को और ऋतुभूषण खंडूरी को, महेंद्र भट्ट को निष्कासित करना चाहिए। अगर उत्तराखंड क्रांति दल तो शुरू से, जब से ये प्रकरण आया है या पहले भी जब भ्रष्टाचार की बात होती है तब उत्तराखंड क्रांति दल ने ये मांग की है कि भ्रष्ट लोगों को बाहर किया जाए, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कभी पहले किया नहीं है। ये पहली बार जब जनता बिल्कुल सड़कों पे है और एक तरफ जहां यहाँ पर जो है कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है, अब देखना ये है कि धामी सरकार क्या करती है। हमारी तो मांग यही है कि जो गालीबाज नेता हैं, जो गाली मंत्री हैं और जो भ्रष्ट मंत्री हैं,
इन सबको उनको मंत्रालय बाहर कर देना चाहिए। और खास तौर पर गालीबाज मंत्री के लिए तो हमारा ये निवेदन है, ये मांग है कि उन्हें उनको बीजेपी की सदस्यता से भी बाहर कर देना चाहिए। पहली बात तो चर्चाएं हर 3 महीने में चलती हैं और चलती हैं, चल रही है, तो समाधान पे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी इसके बारे में मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता, तो प्रेस को देख रहा होगा। दूसरी बात, पार्टी में किसको लाना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का काम है और भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये कांग्रेस के दिशा निर्देश पर या उनके चाहने न चाहने पर इस पर निर्णय नहीं हो सकता है। और तीसरा विषय इसमें ये भी जुड़ता है, आज के परिदृश्य के हिसाब से सभी चीजें पब्लिक डोमेन में भी हैं और पार्टी के संज्ञान में भी, तो निश्चित तौर पर पार्टी की बेहतरी के लिए, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए पार्टी निर्णय लेगी, ये विश्वास सबको रहना चाहिए। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से नेताओं से जुड़ी तमाम घटनाएं चुकी हैं। नेता के क्षेत्रवाद पर दिए गए बयान से पूरे उत्तराखंड में आक्रोश छा गया। ऐसे हालात में चर्चा भी है कि राज्य में विस्तार के साथ ही एक मंत्री को हटाया जा सकता है, उनकी जगह से मंत्री बनाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि ये केवल चर्चाएं ही हैं या पार्टी व सरकार में संतुलन स्थापित करने में आलाकमान का इंतजार कर रही है। अगर नहीं तो पार्टी शायद इस पर कोई जल्द फैसला ले सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवबंगल में आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपसे परिचय कराते हैं। सतीश चंद्र जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आशीष सैनी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, टीकम राठौर केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से, कुलदीप राणा जी हैं, पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। चर्चा सतीश जी के साथ में कर लेंगे। क्या कैबिनेट बदलेगी, क्या चेहरे बदलेंगे? विपक्षी लगातार आवाज उठा रहे हैं। कुछ खास नाम है जिनको लेकर विवाद हुआ था, क्या उन पर कोई एक्शन संभव है? जैसा कि सभी को पता ही है कि हमारे अभी विधायक जी की आप बाइट दिखा रहे थे, वो बोल भी रहे थे कि 3-4 महीनों में मीडिया में इस तरह का मुद्दा चर्चा में आता ही है और इस बार भी चर्चा में आया हुआ है। और रही बात कि कैबिनेट का विस्तार होगा या चेहरे बदलेंगे, देखिए ये सबसे पहले मीडिया को ही बताया जाएगा। हमारा तो माध्यम ही मीडिया ही है। जब इस तरह का कुछ भी परिवर्तन होगा या कुछ इस तरह के अगर परिवर्तन किए जाएंगे संगठन में या सरकार में, तो वो सब चीजें मीडिया के द्वारा जनता के बीच में आती है, पब्लिक डोमेन में आती है और मीडिया ही हमारा जरिया रहता है। आप ही के द्वारा हम सभी को पता चलेगा कि संगठन में या सरकार में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का तो जो दौरा है दिल्ली का, देखिए वो अब राज्य की किस विकास की योजनाओं को लेकर दिल्ली गए हैं या किस उपलक्ष्य पे दिल्ली पे हैं, वो तो देखिए अभी आपको समय के अनुसार पता चली जाएगा, क्योंकि हमारे सीएम जो है केंद्रीय नेतृत्व का जो मार्गदर्शन है, जो उनसे हमें अपने प्रदेश के विकास के लिए, योजनाओं के लिए अपनी योजना रखनी पड़ती है उनके समक्ष। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी का दौरा दिल्ली में लगा रहता है और प्रत्येक प्रदेश के जहां भी हमारे सरकार है और जो हमारे उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री है, वो समय समय पर केंद्रीय नेतृत्व के पास जाते रहते हैं और उनका मार्गदर्शन और जो हमारे उनके राज्यों के लिए जो भी योजनाएं होती हैं उनको लेके वो जाते हैं और उनको पूर्ण करने के लिए उनके जो बजट होता है के लिए वो मिलते रहते हैं दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से और केंद्रीय नेताओं से और केंद्रीय मंत्रियों से। इसके साथ मैं एक और ये कहना चाहता हूं कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार का और जो मंत्रिमंडल में फेरबदल का जो भी फैसला होगा वो मीडिया के दबाव में या जो विपक्ष के दबाव में नहीं करा जाएगा। हमारे केंद्रीय नेतृत्व को लगेगा कि कहीं पे अगर फेरबदल की आवश्यकता है और कैबिनेट विस्तार किया जाना है तो निश्चित तौर पर वो किया जाएगा, क्योंकि राज्य का हित हमारे लिए सबसे ऊपर है, राज्य का विकास हमारे लिए सबसे ऊपर है। हमारे लिए किसी व्यक्ति विशेष कोई हमारे लिए इतनी बड़ी चीज नहीं है। हमारे सर अनम्यूट कीजिए पहले। हेलो, हाँ जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही, बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी चीजें आएंगी वो पब्लिक डोमेन में आप ही के माध्यम से आएंगी और अगर इस तरह का कुछ भी अगर होगा तो सबसे पहले मीडिया को ही बताया जाए। ठीक है सर, आपकी आवाज कुछ ठीक तरीके से नहीं आ रही है, हम आपके पास वापस लौटेंगे और मेहमान हैं उनको भी जोड़ लेते हैं चर्चा में। आशीष सैनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, आपने सुना सतीश जी कह रहे हैं कि कुछ समय के बाद मीडिया में, हालांकि उन्होंने मीडिया का भी जिक्र कर लिया, लेकिन मीडिया में चीजें हवा ही नहीं होती। जब बात होती है, चर्चा होती है, तभी मीडिया के माध्यम से उन चीजों को सामने लाया जाता है। विपक्षी या विरोधी हम कह सकते हैं आपके जरूर आवाज उठाते हैं। अभी राजनीतिक विपक्षी
कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार ये मुद्दा उठ रहा है। कुछ नाम है स्पेशल, उनको भी लेकर खूब चर्चा तेज हो रही है कि इनको तो हटाया जाना ही चाहिए। कुछ पद भी खाली हो गए हैं। क्या लग रहा है कि क्या चेहरे बदले जाएंगे, और क्या इस बार जब चेहरे बदले जाएंगे तो ध्यान में उन मुद्दों को भी रखा जाएगा जिनको लेकर बहुत तेजी के साथ में गर्मी सियासत में हमने देखी पिछले कुछ वक्त? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, एक तो ये पूर्ण बहुमत की सरकार है, और केंद्र सरकार और नगर निगमों का भी जो एक इंजन है इनके साथ लग गया है। तो ये दोनों जब एक साथ लगे हैं, तो दोनों जब इंजन एक साथ लगे हैं तो दोनों इंजनों का असर दिखना चाहिए। ठीक है सर, लौटेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही, आशीष जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है ठीक तरीके से। टीकम राठौड़ साहब का रुख कर लेते हैं। यूकेडी की ओर से केंद्रीय प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। बहुत स्वागत टीकम जी आपका। आवाज मिल रही है आपको? जी जी टीकम जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ जी आपको आ रही? जी, नई टीम के लिए क्या सेमधामे तैयार हैं, और इस बार जब नई टीम तैयार की जाएगी क्या इन चीजों को, इन मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा? बहुत कई विभागों में शिकायतें भी आई हैं। देखिए एंकर महोदय, आपको यह बता देना चाहते हैं हम लोग कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा जब चुनाव हुआ उसके बाद ये सारी सीटें जीते, अब इन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। ये लगातार जो ये खामियां दिख रही है, कामों में खामियां दिख रही, जैसे आप भी बता रही हैं, और तमाम प्रकार के जिस प्रकार से जैसे जल जीवन मिशन है, इसमें भी कई गढ़वाल में कई जगह कुमाऊं से लेकर सही कई जगहों पे इसकी शिकायतें आई। तो ये जो डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं खामियां और कमियां है। और जिस प्रकार से जो 12 कैबिनेट है, 12 मंत्री बनने थे और राज्य मंत्री भी बनने हैं, तो ये तमाम जो चीजें हैं ये तभी मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी इसको गोलमोल रखना चाहते हैं, ताकि वो ये जो गोरख धंधा जो चल रहा है, जिस प्रकार से पूरे राजनीति में इनका जो गोरख धंधा चल रहा है उसको वो उजागर नहीं करना चाहते। हम ये कह देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से छोटे छोटे जो दायित्व होते हैं, इसीलिए संविधान में ये सारी चीजें रखी गई है कि जब छोटे छोटे दायित्व होते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ती है, और जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो उसमें काम दिखते हैं, और वो इसके कई फायदे पार्टियों को भी मिलते हैं और जनता को भी इसके फायदे मिलते हैं। जब मंत्री छोटे दायित्व के कारण उसको बार बार जनता के बीच में जाने का मौका मिलता है, तो ये जो चीजें हैं उससे क्या होता है कि जो जनता है वो भी काफी जनरेट रहती है और उत्साहित रहती है, क्योंकि उसको लगता है कि जो हमारी जो सरकार है वो हमारे द्वार परमानेंट बनी हुई है। तो ये जो दायित्व है ये टाइम पे मिल जाने चाहिए, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी इसको गोलमोल रखने के गुण में हमें लग रहे हैं कि जब से भी मुख्यमंत्री बने हैं, तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि ये अपनी जो कमियां हैं वो लोगों को दिखाना नहीं चाहते, या इसमें कुछ ऐसा गोरख धंधा आ रहा है जिसके वजह से ये इसको उजागर नहीं करना चाहते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं, हमें लगता है कि जो मंत्रिमंडल है उसका तुरंत विस्तार होना चाहिए। और जिस प्रकार से आज इनके भारतीय जनता पार्टी तमाम बड़े नेता जो आज कई सोशल मीडियाओं में कल परसों से एक्टिवेट हो रहे हैं, तो ये सीधा ये देखने को हमें मिलता है कि इन्होंने ये जो ये ठेकेदारी सिस्टम बना रखा ना, ये परिपाटी बदलनी पड़ेगी। हर विधायकों ने, हर मंत्रियों ने अपने अपने ठेकेदार, चुनिंदा ठेकेदार जिनको करोड़ों रुपए के काम देते हैं, तो ये परिपाटी चेंज होनी चाहिए, और जिसके कारण ना तो धरती पे विकास दिखता है और ना ही इससे लोगों को इसका ठीक से मिल पाता है। ये अपने चुनिंदा लोगों को आगे लाकर ये काम करवाते हैं, और जैसी मंशाएं होती है उसी के अनुरूप ये अपने को फिट बिठाते हैं, और ऐसे लोगों को चयनित करके ये टेंडर भी इश्यू करवाते हैं, जिसके उदाहरण कई मिले हैं। इन्होंने सचिवों को ये फोन करते हैं तो कहते हैं मंत्री जी का हमें फोन आया था, तो भाई मंत्री जी ने ही जब टेंडर बांटने हैं तो फिर ये जो व्यवस्था बनाई गई है, फिर ये क्यों बनाई गई है? जो संवैधानिक व्यवस्था है इसके बाकायदा टेंडर लगते हैं, राज्यपाल इसके इश्यू करने के ऑथराइजेशन इनसे मिलती है, इसकी परमिशन।
तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं ये तभी होता है जब बड़े दायित्व तो एक ही आदमी को चले जाते हैं। जब सारे विभाग ही अपने पास रखेंगे तो उसमें गोरख धंधा होना निश्चित है, और ये इससे पारदर्शिता की कमी आती है। और हम ये सलाह देना चाहते हैं कि जीवन में ऐसा ही सब कुछ नहीं होता है। जिस व्यक्ति को प्रदेश का नेतृत्व करने का, देश को नेतृत्व करने का जब मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को अपना सर्वस्व खपाना चाहिए जनता के लिए, ताकि उसको पीढ़ियों तक जनता याद करे कि कोई आया था और हमारे लिए कुछ करके गया है। ठीक है सर, आशीष जी कुछ कह रहे हैं, पहले आशीष जी को ही सुन लेते हैं, उसके बाद में कुलदीप जी के पास आएंगे। आशीष जी आप पूरी कर सकते हैं अपनी बात को। देखिए, अभी हमारे मित्र ने कहा कि ये पार्टी का विषय है कि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करे, लेकिन एक चुनी हुई सरकार में 4 मंत्रियों का ना होना कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक शासन और प्रशासन के संचालन में बाधा पैदा करता है। जितने आवश्यक मंत्री हैं उतने पूरे होने चाहिए। जब ये पूर्ण बहुमत की सरकार है तो इनको किसी तरह का डर या किसी तरह की समस्या होने के बजाय मंत्रिमंडल गठन करना चाहिए। लेकिन मैं बताता हूँ कि गठन करने में समस्या कहाँ आ रही है। प्रेमचंद अग्रवाल जी को हटाते हैं तो इनको हरिद्वार लोकसभा से ही किसी अन्य व्यक्ति को मंत्री बनाना है, जिसमें इनको उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है। जब ये प्रत्याशी का चयन करते हैं तब तो ये जीत का आधार चेक करते हैं, लेकिन मदन कौशिक को ये बनाना नहीं चाहते, वो इनकी आंतरिक राजनीति है। आदेश चौहान क्योंकि किसी मंत्री पद पे नहीं रहे, एक और विधायक है दूसरे रुड़की के, वो उनके भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं। इस तरह की जो चीजें हैं कहीं ना कहीं इनके निर्णय में आड़े आ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक जो व्यवस्था है वह ये है कि ऐसा व्यक्ति बने जो मुख्यमंत्री जी के भी लाइजनिंग में हो और जो ग्रुपबाजी है उसमें भी हो। एक उदाहरण आपको बताऊंगा कि प्रणव सिंह चैंपियन जब उन्होंने गोली भी चलाई और गालियां भी चलाई, तो भी आप ये देखिए 2 ग्रुप हैं वहां पर हरिद्वार लोकसभा में, एक मुख्यमंत्री जी का ग्रुप और एक लोकसभा सांसद का ग्रुप। दोनों, वो एक पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तो उन्होंने दोनों फोन किया और दोनों की तरफ से कहा कि आप मुझे बचाइए क्योंकि दूसरा पक्ष उनको दबा रहा है। जबकि असली स्थिति ये थी कि वो उन्होंने पूरे उत्तराखंड को भी गाली दी, सबको दी। एक बड़ा साफ सुथरा प्रेमचंद अग्रवाल जी का मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा है जितना प्रणव सिंह चैंपियन का है। उन्होंने जिस तरीके से उत्तराखंड के लोगों को संबोधित किया, उन्होंने तो पूरे उत्तराखंड की बात की, क्योंकि उन सब लोगों को तो आपको निष्कासन करने में समय कितना लगता है। हरिद्वार में एक बलात्कार का आरोपी पुलिस ने पकड़ लिया और जेल भी भेज दिया, धन्यवाद है पुलिस का, लेकिन बीजेपी ने उसको अभी तक निष्कासित नहीं किया। तो इनके यहाँ जो प्रक्रिया है संगठन के अंदर की, महेंद्र भट्ट जी की, मुझे लगता है जैसे, हालांकि मैं इस तरह की प्रथा का समर्थन नहीं करता, सती प्रथा में कहा जाता है ना कि जब सती होने जाती है कोई महिला तो घर के बर्तन मान के नहीं जाती। महेंद्र भट्ट जी को लगता है कि वो तो जाने वाले हैं, तो वो क्यों इनके झगड़े करा के जाए या इसमें अपने सिर फुटबॉल करें। उन्होंने अपना हाथ साइड कर लिया है। मुख्यमंत्री जी की स्थिति यह है कि वो चुपचाप वहां बैठे हुए हैं, उन्हें कोई छेड़ नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। राज्य की समस्याओं को, मंत्रिमंडल से में की कमी से होने वाली समस्याओं से इनका कोई सरोकार नहीं है। ये लोग उसका इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जरूरत नहीं है और अधिकारी अपने आप चला लेंगे। तो ये समस्या जो आ रही है यही आ रही है जो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में और मेहमान लगातार बने हुए कुलदीप राणा जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत कुलदीप जी आपका। आवाज मिल रही है आपको? कुलदीप जी सुन पा रहे हैं आप? कुलदीप जी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक हमारी? लगातार हम मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कर रहे हैं चर्चा। कुलदीप जी सुन पा रहे हैं आप? जी, कुलदीप जी की आवाज़ ठीक करा रहे हैं, उस पर चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। और कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार संशय बरकरार है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए चर्चा कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। कुलदीप जी हमारे साथ में, आवाज मिल रही है कुलदीप जी आपको? कुलदीप जी बहुत स्वागत सर आपका। सर क्या चेहरे बदले जाएंगे, क्या कार्यभार बदले जाएंगे? मुद्दे बहुत से हो सकते हैं, कारण बहुत से हो सकते हैं, और मुद्दे तो फिलहाल राजनीतिक विपक्षों ने दे ही दिए हैं। क्या उन पर
विचार करेगी सत्ता पक्ष? देखिए, उत्तराखंड में इन दिनों सरकार में फेरबदल को लेकर के चर्चाओं का बाजार तो काफ़ी गर्म है और जिस प्रकार की घटनाएं बीच में उभर करके आई हैं उसने सरकार में फेरबदल को लेकर के इन हवाओं को और बल दिया है। लेकिन अगर हम बीजेपी को देखें और बीजेपी ने पिछले कुछ समय में जिस प्रकार से अपना संगठनात्मक ढांचा तैयार किया है और उसमें एक चीज जो प्रमुखता से उभर करके आई है वो ये है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम रही हों, भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व तो कभी दबाव में नहीं आया है। ठीक, और खासकर तब जब तक उसे यह महसूस नहीं होता है कि इन मुद्दों से उसे कोई राजनीतिक लाभ या नुकसान होने वाला है, तब तक वो उन चीजों को लेकर के निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचता है। ठीक, कई बार हमने भी यह भी देखा पहले भी कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने चीजों को परखने का एक कोशिश की है चीजों की। ठीक है, क्योंकि ये बातें, ये घटनाएं इसलिए उभर करके आ रही हैं कि आपको ध्यान होगा कि उत्तराखंड की इससे पहले की विधानसभा में जब अंतरिम तौर पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए थे और उसके बाद जो कुछ घटनाएं इस तरह की हुई नई विधानसभा के दौरान की विधानसभा भर्ती घोटाला प्रकरण जो है वो काफ़ी उभर करके आया और इसमें एक तरीके से बहुत बड़े बड़े चेहरे और बहुत बड़े बड़े नाम, यहाँ तक कि भाजपा के मातृ संगठन भी कई लोगों के नाम उसमें उभर करके आए और बड़ी संख्या में लोग विधानसभा से बाहर हुए। तो उसके बावजूद भी सरकार दबाव में नहीं आई, राष्ट्रीय नेतृत्व दबाव में नहीं आया और जिसमें सरकार के जिस मंत्री पर सीधा टारगेट था, जो सीधे निशाने पर रहे हैं उस दौरान, वो प्रेमचंद अग्रवाल थे, क्योंकि वो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, उन पर सीधे आरोप लगे थे। बावजूद इसके उनके मातृ संगठन में बदलाव हुआ लेकिन मंत्रिमंडल में कोई बदलाव नहीं हुआ और प्रेमचंद अग्रवाल की स्थिति यथावत बनी रही। ठीक, तो अभी जो स्थितियां हैं, जो कारण उपजे हैं उत्तराखंड की राजनीति में हैं, जो जिस प्रकार के बयान हुए हैं और उन बयानों से जो माहौल बना है, तो उसने चीजों को थोड़ा सा हवा देने का काम किया है। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों पर कोई ताजा नहीं है, पहले से लगते रहे हैं और ये फहरिस्त बहुत बड़ी है, कोई छोटी फहरिस्त नहीं है। लेकिन उसके बावजूद नेतृत्व कभी, राष्ट्रीय नेतृत्व कभी इस तरह के दबाव में नहीं आया चीजों को लेकर के, है ना। चाहे आपने देखा होगा कि गणेश जोशी के ऊपर वहां उनके विभागों में सीबीआई जांच चल रही है, उनके ऊपर आरोप लगे हैं, या यहाँ पे नगर निगम के पूर्व मेयर रहे हैं सुनील उनियाल गामा, उनके ऊपर आरोप लगे, विजिलेंस की जांच के आरोप लगे, गणेश जोशी पर विजिलेंस की जांच के आरोप लगे, प्रेमचंद अग्रवाल का नाम उसमें काफ़ी बड़ा गिना जाता है, धन सिंह रावत का नाम उसमें भी लिया जाता है। तो ऐसे कई सारे नेता हैं, सुबोध उनियाल का नाम उसमें गिना जा रहा है, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली है। और क्योंकि ये अक्सर हम गरिमा ये बात कहते हैं कि ये नई भाजपा है और नई भाजपा दबाव में बहुत कम आती है। ठीक, तो क्या वास्तव में मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा? ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं देख रहा हूं कि एक हमारी अटकलें हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन संकेतों को देख करके हमें लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे संकेत पूर्व में कई बार मिल चुके हैं। ठीक, जब तक चीजें धरातल पर वास्तव में नहीं हो जाएंगी, मैं समझता हूं कि इसको लेकर के कोई भी बात कहना उचित होगा। लेकिन और हालांकि संभावनाएं तो लगातार बनी हुई हैं। कुलदीप जी, 4 कुर्सियां खाली हैं, तो उसके लिए तो क्या जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए उस पर किसी को? गरिमा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि मंत्रिमंडल का कोरम तो पूरा होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान होगा गरिमा कि जब 2017 में त्रिवेंद्र रावत ने शपथ ली थी तो उस समय भी 3 कुर्सियां खाली रही। ठीक, उसके बाद जब 2021 में उनको हटा करके तीरथ रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो तीरथ रावत ने जरूर अपना कोरम पूरा किया था। ठीक है, और उसके बाद पुष्कर धामी आए, उन्होंने भी अपना कोरम पूरा किया। लेकिन उसके बाद जो नई सरकार आई उसमें चीजें फिर जरूर दिखाई दी हैं, ये जरूर देखने को मिला है। और उत्तराखंड ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी जो स्थितियां हैं, और चाहे वो केंद्रीय कैबिनेट में भी स्थिति रही हो, नेतृत्व ने सारे पदों को भरा हो ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक और कूटनीतिक
संदेश जो है और वो स्थिति हमेशा बनी रहती है संगठन के बीच में भी कि भाई अभी पद खाली हैं, तो कार्यकर्ताओं को भी एक अभिलाषा बनी रहती है कि भाई चीज़ें और ज़्यादा मुखरता से अगर हम नहीं रखेंगे या पार्टी की लाइन को ही फॉलो करते रहेंगे तो शायद कभी ना कभी हमारा भी हमारे भाग्य से भी छीका फूट सकता है। ठीक, तो वो स्थितियां तो जरूर बनी हुई हैं कि यहाँ 4 पद खाली हैं। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि 4 में से दो नए मंत्री और बनाए जा सकते हैं। ये जो 4 पद खाली हैं है ना, इनमें से 2 मंत्री पदों को भरा जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से सरकार के ढांचे में एक बड़े बदलाव को लेकर के भी बातें उभर करके आ रही हैं। कहा जा रहा है कि जो मंत्री हैं उनको दागी मंत्री हैं, उन लोगों को हटा करके नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि इन संभावनाओं से गरिमा कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने गुजरात को हुआ, पूरी की पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री बदल दिए गए, ठीक है ना। राजस्थान में बिल्कुल नए मुख्यमंत्री को लेकर के आए, दिल्ली में नए मुख्यमंत्री को लेकर के आए। तो भाजपा कब क्या कर ले, क्योंकि हम सिर्फ संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये नई भाजपा है, इस नई भाजपा की जो नई रणनीतियां हैं उनको लेकर के एकदम पुख्ता नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, सतीश जी का रुख करेंगे। सतीश जी, बड़ी अच्छी बात कुलदीप जी ने कही कि देखिए चर्चा बहुत होती रहती है। शुरुआत आपने भी कहीं ना कहीं उसी बात को कहकर किया था कि मीडिया में इस तरीके की चर्चाएं रहती हैं, लेकिन सर क्योंकि कैबिनेट पूरी होनी चाहिए, एक ये मुद्दा है, और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री के आने के बाद ये चर्चा और ज़्यादा तेज़ हो गई है कि अब शायद सुगबुगाहट तेज़ है तो ये पद भर दिए जाएंगे। लेकिन क्या सर वाकई में जिन विभागों से शिकायतें हैं उन पर भी ध्यान नहीं दिया जाएगा? बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां पर कमियां आई हैं, और क्या उस लिहाज से भी एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? क्योंकि सुगबुगाहट आपके अपने मंत्रियों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि चर्चा ये भी है कि कुछ की जिम्मेदारी छीनी भी जा सकती है। रिमा जी, देखिए जिस तरह से बात हो रही है, और मुझे लगता है कि जो अभी बड़े भाई जो हमारे वरिष्ठ मंत्री कुलदीप भाई ने जो बात बोली है, मैं उस पर एग्री करता हूं कि जो 4 सीटें खाली हैं उनको निश्चित तौर पे संविधानिक प्रक्रिया और उनको फुलफिल करा जाना चाहिए था और करा जाना चाहिए, आगे भी चाहिए होगा। लेकिन इसके साथ मैं एक और कहना चाहता हूं कि इसकी वजह से हमारे प्रदेश का विकास कहीं पे भी रुका नहीं है। चाहे आप वो देखिए कि डबल इंजन की सरकार ने किस तरह से कार्य करा, उसकी मोहर जैसे केदारनाथ के उपचुनाव में लगी, उसके बाद जो निकाय चुनाव हुए उन चुनाव में मोहर लगी, जनता ने अपना पूरा का पूरा आशीर्वाद जो है भाजपा को दिया। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जो भाजपा की सरकार है, जो हमारी सरकार है, उन्होंने विकास के पथ पर कहीं भी इन चीजों लेके कहीं भी प्रभावित नहीं रहा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं कि देखिए हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो सभी चीजों पे नजरें बना के रखा हुआ है, उसने वो सारी चीजें देख रहा है, और जो भी रिपोर्टें हैं प्रदेश सरकार की वो शीर्ष नेतृत्व के पास गई भी है, और उस पे निर्णायक जो फैसला लेना है वो शीर्ष नेतृत्व को लेना है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि मुख्यमंत्री जी अगर दिल्ली गए हैं तो वो इसी वजह से गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये पूर्ण रूप से काल्पनिक प्रश्न होगा, क्योंकि इसको हमें थोड़ा सा समय देना चाहिए और समय के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर कुछ समय बाद ये आप लोगों के सामने आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री दिल्ली क्यों गए हैं। साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा एकमात्र ध्येय है राष्ट्र का विकास, राज्य का विकास, और हम उस पे किसी भी तौर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम उस चीज को लेके आगे बढ़ने वाले लोग हैं, और हमारा तो पार्टी का ध्येय यही है कि भाजपा ने विकास किया है, करती है और करेगी। तो हम एकमात्र हमारा लक्ष्य जो रहता है वो विकास रहता है। हम इस चीज पे नहीं जाते कि कल क्या होगा और आज क्या होगा, लेकिन जो भी होगा वो आपके माध्यम से ही जनता के सामने आएगा। पब्लिक डोमेन में आप ही हमारा माध्यम है, और आप ही के द्वारा ही सबको सूचना भी होगी। और मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमारा जो लक्ष्य है वो विकास है, और हम उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, आशीष सैनी जी का रुख कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, अभी सतीश जी ने कहा कि हमारे विकास में कोई भी रोड़ा नहीं बन रहा है, कुछ भी बाधा नहीं आ रही है, कैबिनेट पूरी ना हो, निकाय के चुनाव 1-2 साल देरी से हो जाएं, पंचायत के चुनावों का भी कुछ ऐसा ही हाल हो, लेकिन विकास पे क्या वाकई फर्क नहीं पड़ता? और एक चीज और सर, सवाल थोड़ा सुनते जाइए। एक मुद्दा ये भी है कि गुटबाजी, हम कांग्रेस पार्टी तो उसका बहुत बड़े स्तर पर शिकार है, लेकिन वही चीज बीजेपी में भी अब देखने को मिल रही है। तो क्या नई टीम के लिए धामी तैयार भी हैं? ये भी अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, दोनों चीजें मैं कहूँगा। जैसे विकास की आपने बात की कि अगर सतीश जी का ये मानना है
कि अगर मंत्री 4 कम हैं तो भी विकास बढ़िया हो रहा है। तो ये इनका निर्णय हो सकता है। ये विकास की बात करते हैं, बड़ी अच्छे लगते हैं जब विकास की बात करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे सतीश जी हो। लेकिन जब विकास के पैमाने पर बात करते हैं तो पैमाने पर ये सारा विकास धराशायी दिखाई देता है। जब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य है जो 25 साल का राज्य हो गया है, आपने राज्य में की कमान संभाली, उत्तराखंड की जनता ने आपको 57 और 47 सीटों का बहुमत दिया और 5 की 5 लोकसभाएं दे दी। उसके बाद भी जब विकास की बात करते हैं तो एक आध सड़क, एक आध पुल आप शायद ले सकते हैं अपने नाम पर, लेकिन उत्तराखंड का ओवरऑल डेवलपमेंट केवल 2 चीजों से है। नंबर 1 पर्यटन के विकास का और दूसरा औद्योगिक क्षेत्र के विकास का। उद्योग में ना तो आयुर्वेदिक दवाइयों को लेकर कोई विशेष कार्य हो पाया, ना ही जो पर्यटन के क्षेत्र में होटल, इंडस्ट्री और रिजॉर्ट्स, ये सब चीजें जो बननी थी, उसके लिए एक योजना बनी थी उत्तराखंड में, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना। उसका लाभ राज्य के नागरिकों को नहीं मिल पाया। उसमें जो पैसा उनको बांटना था कर्ज के रूप में, अनुदान के रूप में, वो नहीं बच पाया। दूसरा, उसमें भी इतना भ्रष्टाचार है कि राज्य के लोग परेशान है, कहीं ना कहीं अपनी बात शिकायत लेकर नहीं जा सकते। दूसरा, मंत्री होने का ये फायदा होता है, यदि आप देहरादून में आए हैं तो आप संबंधित मंत्रालय के मंत्री से मिलेंगे तो उस मंत्रालय की बैठकों को और बहुत अधिक गंभीरता से उस काम को करते हैं। ये समय का सदुपयोग है अधिक से अधिक। और यहाँ तो लिमिटेशन कर दी गई है कि 15% से अधिक विधायक बन नहीं सकते, तो 12 की लिमिटेशन है। एक में स्वयं मुख्यमंत्री जी है। अब मैं बात करूंगा कि सतीश जी को मैं बताना चाहूंगा, जिस समय भ्रष्टाचार की बात हुई, अभी एक थोड़ी देर पहले हमारे पत्रकार महोदय ने बताया कि जो भर्ती घोटाला हुआ जब सरकार आई, तो भर्ती घोटाले में यही प्रेमचंद अग्रवाल जी थे जिन्होंने कहा था कि यदि मेरे बेटे को नियुक्ति मिली है तो क्या दिक्कत है, क्या उसको मिलना नहीं चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ जो उत्तराखंड के बेटे हैं उनको भी तो नौकरी मिलनी चाहिए थी। तो ये जो चीजें होती हैं तब होती है जब आपकी सरकार चलाने वाले लोग कम हो, आपकी कैबिनेट का आकार छोटा हो। कैबिनेट का आकार छोटा रखने का एकमात्र कारण है कि किसी भी भ्रष्टाचार पर गोपनीयता सरकार चाहती है कि रखा जाए, वह पार्टी के अध्यक्ष और 4-5-6 लोगों के बीच में रहे, कहीं बाहर ना जाए। मेरा कहने का स्पष्ट मत है, यदि कोई व्यवस्था संगठन सरकार द्वारा एक संवैधानिक रूप से एक मंत्री बनाने की दी गई है तो दी जाए और मंत्रालयों का कार्यभार बांटा जाए, पहली बात। फिर आपका विकास धराशायी नहीं होगा। उसके बाद आप क्या करते हैं कि कुछ कानून बनाते हैं, जो कानून कहीं ना कहीं जनता द्वारा मांग नहीं होती, आपको खुद लगता है अपने एजेंडे में आपके, तो आप लागू करते हैं। आधे अधूरे लागू करते हैं, उससे भी जो तमाम शिकायतें आती है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये दोनों चीजें इसलिए हैं। और जिनका नाम आता है के आगे कि आप इनको मंत्री बना सकते हैं, जिनके नाम चर्चा में आते हैं, उनके भ्रष्टाचार की कहानियां हवा में तैरनी शुरू होती हैं, तो बार बार सरकार को डर के कारण अपने पैर पीछे खींचने पड़ते हैं। जहां सत्ता होगी, जहां ताकत होगी, वहां गुटबाजी भी होगी। जब कांग्रेस पावर में थी तो कांग्रेस में भी यही समस्या थी, आती है राज्यों में, और ये राजनीति का सच है, इसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार की संवादहीनता इनके नेताओं में बनी हुई है, आप ये देखें ना कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं और लोकसभा के सांसद हैं, तो उनके क्षेत्र में कितने मंत्री आते हैं? 5 लोकसभाओं का राज्य है, तो 5 लोकसभाओं में अगर आएंगे तो 2 मंत्री उनको मिलने चाहिए थे, लेकिन 2 मंत्री उनको नहीं मिले। तो इसका मतलब ये है कि हरिद्वार जैसी क्षेत्र का आपने प्रचार जो काम होना है वो कम कर दिया। सेम यही स्थिति जो अन्य जो हमारे लोकसभा क्षेत्र है उसमें जो जिले आते हैं उसमें भी है। तो यानी डेवलपमेंट के काम पर जो एक कसौटी होती है वो प्रभारी मंत्री या मंत्री कर सकते हैं। अब वो मौजूद नहीं है तो किसके आधार पर कसेंगे? कौन तय करेगा कि मंत्रालय की परफॉर्मेंस अच्छी है? कौन तय करेगा कि किन बैठकों में किसको जाना है? आज के समय में पूरी जो सरकार है वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में सौंप दी गई है, और ब्यूरोक्रेट हर रोज एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं कि किस नए तरीके से भ्रष्टाचार किया जाए और कितना ज्यादा भ्रष्टाचार किया जाए। इसके अलावा उत्तराखंड कोई जो दुर्दशा झेल रहा है इस तरह की, ये मजबूर है कि क्योंकि पूर्ण बहुमत भी दिया है, 5 साल वेट भी करना पड़ेगा, 2 साल बाद ही निर्णय ले सकते हैं, लेकिन तब तक सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। और इसमें सभी दुखी हैं। सबसे अधिक दुखी तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। किले दे के 3-4 मंत्री हैं, वो मिलते अगर पूरा मंत्रिमंडल हो तो थोड़ा सा उसकी संभावनाएं बढ़ती है उनके मिलने की भी, और उनके काम करने की क्षमता भी। और ब्यूरोक्रेसी पे जो नकेल कसनी है वह काम केवल अनुभवी मंत्री कर सकते हैं। यदि आप ऐसे लोगों को बना देंगे जो अधिकारियों के और ब्यूरोक्रेसी के दबाव में आएंगे और उनके दबाव में, उनके भ्रष्टाचार में हैंड इन ग्लोव हो जाएंगे, तो वो बड़ा रिस्क वाला मामला है। उत्तराखंड के हित में मेरा यही निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी तत्काल अपने मंत्रियों का गठन करें। यदि कोई व्यक्ति उनको लगता है बेहतर नहीं है तो उनको बदलने का निर्णय तुरंत लें।
उसमें देरी ना करें। राज्य का मामला है, 2 साल 1.5 साल आपके पास रह गए हैं, वरना फिर आपको काम के बजाय हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। ठीक है, हम राठौर जी का रोक लेते। टीकम जी, देखिए समीकरणों को आएंगे, सतीश जी आएंगे आपके पास में। समीकरणों को साधना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। एक वक्त के बाद कैबिनेट में बदलाव होता ही होता है, हर एक प्रदेश में होता है, ये हम सब जानते हैं। और ये समीकरण साधने के लिए भी होता है। कई बार शिकायतें जब अधिक मिल जाती हैं किसी भी मंत्री को लेकर, तब ऐसा होता है, या फिर जब ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जैसे प्रेमचंद्र अग्रवाल, अभी हाल ही में आपने देखा इस पूरे मामले को लेकर कितना तूल पकड़ता ये मामला दिखाई दिया। तो क्या ये सारी चीजें ध्यान में हो सकती हैं अगर वाकई में बदलाव कोई भी मंत्रिमंडल में होता है तो? देखिए गरिमा जी, मैं एक बहुत नई बात बताने वाला हूं आपको। जिस प्रकार से अभी सतीश जी ने कहा कि जो राज्य की सरकार है ये अपने हिसाब से नेतृत्व कर रही है, तो मुझे लगता है क्योंकि 2022 में तो मुख्यमंत्री जी को जनता ने हरा दिया था, और हम ये केंद्र को भी कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का, हालांकि हमारा इतना हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यदि देश और प्रदेश के लिए आप अच्छी बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं तो ये जो यहाँ से, और गुट भी जो गुट होते हैं पार्टियों में, 1-2 गुट कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या होता है, उससे पारदर्शिता बढ़ती है और क्लियरिटी केंद्र तक भी जाती है। क्योंकि हर आदमी को अपना डर रहता है कि यदि हमने गलत कर दिया तो कहीं दूसरे ग्रुप वाला आदमी मेरी सूचना देके मुझे कहीं वहां निशाना दिखा दे। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीजों पे फायदा करता है और कुछ चीजों पे नुकसान भी करता है। ये केंद्र को मंथन करना चाहिए। जब आपके ही चेहरे पर तमाम चुनाव जीते जा रहे हैं तो इनकी जो फीडबैक यहाँ से जो जा रही है ना, ये सिलेक्टेड फीडबैक जा रही है कि ये किसको मंत्री बनवाना चाहते हैं। तो इसी के वजह से ये जो दिक्कतें आ रही है वो तभी आ रही है दिक्कतें। केंद्र को चाहिए कि वो फीडबैक जरूर लें और अपने आप भी केंद्र से कोई ऐसे जो इनके यहाँ निरीक्षण करने के लिए दायित्वधारी मंत्री आते हैं, जिनके पास ये दायित्व रहते हैं कि वो निरीक्षण करते हैं, पूरे देश से निरीक्षण करते हैं, उनको भी एक जो गुप्तचर विभाग की तरह एक फीडबैक लेनी चाहिए। और उनको भी जनता के बीच में तो पता लग ही जाता है कि कौन चेहरा कैसा है और कौन किस प्रकार का प्रभावशाली काम कर सकता है। तो ये तमाम जो बातें हैं ये केंद्र को सोचना चाहिए और मुख्यमंत्री को भी नकेल कसने के लिए ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री बिल्कुल सेलेक्टेड पर्सनों को लिस्ट दे रहे हैं और फिर बैठा देंगे। तो आदमी जो सिस्टम है पार्टियों का सिस्टम तो यही है कि जो पैनल में नाम जाएंगे केंद्र उसमें ही मोहर लगाएगी। केंद्र को भी ये आगे नहीं मुड़नी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि जब चेहरा आपका है और आपके चेहरे पे यहाँ जनता वोट दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री को हरा दिया तो चेहरा कौन था? केंद्र था। अभी आपका केदारनाथ का चुनाव था तो चेहरा कौन था? मोदी था। वहां पे भी हटा दिया इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा। तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ कैबिनेट बने वो ग्रुप चाहे कोई भी हो पार्टी में, लेकिन वो आप ही चयनित करें ताकि इनको ये भय रहे, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई दूसरा मंत्री हो, उनको ये भय रहना चाहिए कि यदि हमने कुछ गलत काम कर दिया तो ये हमारा जो बैठा हुआ हितैषी है ये सारी सूचना हमें पहुंचाएगा और हम ये गलत काम नहीं करने देंगे। तो इस प्रकार की जो ये व्यवस्थाएं हैं ये नए टेक्निक के तौर पर इनको देखना चाहिए। और देखे भी क्यों ना, जब आपके ही चेहरे पे वोट मिल रहे हैं तो क्या आप जनता का इतना हनन करोगे? हम तो ये चाहते हैं ना कि जो भी मंत्री है वो जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा रहे, ज्यादा से ज्यादा जनता की समस्याओं को समझे और जनता दरबार ज्यादा से ज्यादा वहां लगा पाए, ताकि लोगों के बीच में उत्साह रहे कि जो जनता की जो सरकार है वो हमारे बीच में मौजूद रहती है और हमें अच्छी से अच्छी बेहतर सुविधाएं मिलेगी। और जो हमारी ऐसी सुविधाएं हैं जिसको मंत्री भी नहीं देख पाता है, जो जनता के बीच से उभर कर वो चीजें आती है उसकी भी वो उनको सलाहें देते हैं। तो ये तमाम जो बिंदु है इस पर काम करना चाहिए और इस पे केंद्र को मंथन करना चाहिए, ना कि जो यहाँ से ये फीडबैक भेज रहे हैं। और आज मैंने अभी आपसे पहले कहा कि ये तमाम जो इनके जो पुराने नेता हैं ये 3-4 दिनों से सोशल मीडिया में बड़े बाइटें दे रहे हैं। तो ये केवल यही है, इनके ये पहले से ही इनके सिलेक्टेड, मैंने कहा ना, इनके तमाम जो लोग हैं वो सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड पर्सनों पे इनके काम जाते हैं, जिसके वजह से विकास बाधित होता है। और ये परिपाटी बंद होनी चाहिए। ये केंद्र को समझना चाहिए कि जब मत आपके चेहरे पर मिल रहे हैं तो आप नीतियां भी आप ही बनाएं, किस आदमी को सिलेक्टेड करना है, किस आदमी को यहाँ पे सत्ता में रहना है, ये तमाम चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, सतीश जी कुछ कह रहे थे। सतीश जी। गरिमा जी, मैं 2-3 विषय हैं जो अभी हमारे बड़े भाई दोनों प्रवक्ता जो बोल रहे थे मैं उन पे आना चाहता हूं। जो भ्रष्टाचार और औद्योगिक विकास की बात करी, भ्रष्टाचार जो है वो कांग्रेस हमें ना बताए,
कि भ्रष्टाचार क्या होता है। इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो सीधे सीधे टॉपअप और उत्तराखंडियत को किस तरह से उन्होंने शर्मसार करा था उस स्टिंग में तथाकथित, तो वो पूरा प्रदेश ने देखा था, पूरे देश ने देखा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार पे तो हमें ना बताएं। और औद्योगिक विकास की जहां तक बात है, इस प्रदेश को जब प्रदेश बना था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने औद्योगिक पैकेज जो उत्तराखंड को दिया था वो औद्योगिक विकास के लिए ही दिया था। और उसी वजह से आज के समय में जो उत्तराखंड का औद्योगिक विकास है वो कहीं ना कहीं उस वजह से भी आज इस लेवल पे पहुंचा हुआ है। और इसके साथ जो यूकेडी के प्रदेश प्रवक्ता बड़े भाई साहब जो बोल रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी जी के चेहरे पे चुनाव, वो खुद चुनाव हार गए थे अपना, मैं ये कहना चाहता हूँ ये शायद कंफ्यूज है, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार है उसमें पुष्कर सिंह धामी जी ही मुख्यमंत्री थे और उस समय जो चुनाव लड़ा गया था, भले वो अपनी सीट हार गए थे, लेकिन पूरे प्रदेश में जो सरकार लाने का काम उन्होंने करा था वो काबिले तारीफ था। आप किस तरह से ये आपने जो बात बोली उसको कैसे मान लेंगे कि वो नेतृत्व करे, क्योंकि आप तो 5 बार से पूरे प्रदेश में आ रहे हैं, 5 बार से पूरे प्रदेश में आ रहे हैं, इसका मतलब कि जनता ने आपको हटा दिया। टीकम राठौर जी, ठीक है, आपस में बहस नहीं सर, प्लीज। ये हार जीत पर चर्चा नहीं है। और टीकम जी यूकेडी की तो बात भी नहीं है, मुझे लगता है। आशीष जी आते हैं, पहले रुक जाइए, पहले शांत कराने दीजिए। आपको इस प्रदेश में रहने का अधिकार ही नहीं है फिर तो, अगर आप 5 बार से आप सतीश जी प्लीज, सतीश जी आपने भी टीकम जी का साथ लिया है, आपने भी यूकेडी का साथ लिया है सर। ठीक है टीकम जी और प्लीज सतीश जी आप लोग आपस में बहस मत करिए, प्लीज सर। कह रहे हैं मुख्यमंत्री को नकारा गया है। ठीक है टीकम राठौर जी सर बीच में मत बोलिए सर। टीकम जी की आवाज बंद कर दीजिए। टीकम जी प्लीज बीच में मत बोलिए सर, मैं बोल रही हूँ ना, आपस में चर्चा करने के लिए आप लोग आए हैं। दोनों लोग एक साथ बोलते सिर्फ शोर होता है और कुछ नहीं। प्लीज आप लोग कम से कम इन चीजों का ध्यान रखिए। आशीष जी आएंगे, पहले कुलदीप जी का रुख करते हैं। आशीष जी पहले प्लीज, अभी आपकी बात हम दोबारा सुन चुके हैं। कुलदीप जी, साथ तो यूकेडी का दोनों ने लिया, अभी बात कहीं और ही जा रही है। कुलदीप जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो हाँ बताइए जी गरिमा। कुलदीप जी आप देख रहे हैं ना कि देखिए भ्रष्टाचार या इन सारी चीजों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। कैबिनेट बदलना क्या जरूरी नहीं होता सर, और हर वक्त हम देखते हैं समीकरणों को साधने के लिए भी ऐसा किया जाता है। कई बार बेलगाम जब सुर हो जाते हैं उनको साधने के लिए भी हम देखते हैं। सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, हर प्रदेश में ऐसी खबरें आती हैं और ऐसा होता भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खबरें ही हो जाती हैं। देखिए गरिमा, राजनीति में निर्णय हमेशा देश काल और परिस्थिति को देखते हुए लिए जाते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि जो मुद्दा जनता के लिए प्रभावी हो वो उस राजनीतिक दल के लिए भी प्रभावी हो, ठीक है। और कोई मुद्दा अगर राजनीतिक दल के लिए प्रभावी है और जनता के लिए उतना प्रभावी नहीं है तो उसको लेकर के फिर एक अलग दृष्टिकोण, अलग रणनीति अपनाई जाती है, ठीक। उत्तराखंड की जो कमोबेश स्थिति है, यहाँ जो मंत्रिमंडल का जो ढांचा है, यहाँ जो सरकार की स्थिति है वो उस पिरामिडीय स्वरूप में नहीं है जिसमें सबसे ऊपर मुख्यमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री और फिर राज्य मंत्री वाली जो स्थिति बनती है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उत्तराखंड में स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री, उनके साथ फिर अन्य जो मंत्री हैं वो सारे पैदल चल रहे हैं। और यहाँ के जो राजनीतिक हालात हैं, अभी जितने लोगों के नाम आए या मंत्रिमंडल में फेरबदल की जो बात हुई, कई बार ऐसा होता है कि कैप्टन खुद आउट हो जाते हैं लेकिन टीम को जिता देते हैं, ठीक, टीम की परफॉर्मेंस बढ़ा देते हैं। कई बार परफॉर्मेंस पर टीम के कई प्लेयर प्रभावी होते हैं जिनकी नकारात्मकता के कारण पूरी टीम प्रभावित होती है। वहां पर कैप्टन की भूमिका देखी जाती है, कैप्टन की भूमिका क्या रही है। और विगत कई वर्षों से जो हमने देखा है, क्योंकि 4 वर्ष होने जा रहे हैं पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री रहते हुए, अगर हम देखें तो पुष्कर धामी ने एक बड़ी लकीर खींची है। अगर उनके पास, अगर जनता को बताने के लिए, अपनी पार्टी हाईकमान को बताने के लिए उनके पास एक बड़ी लकीर है
ठीक है ना। उन्होंने नकल अध्यादेश को लेकर के काम किया, उन्होंने भू कानून को लेकर के काम किया, उन्होंने अपना जो सिलक्यारा वाला प्रकरण हुआ उस पर उन्होंने भूमिका निभाई, चारधाम यात्रा को लेकर के वो अपने प्रभावी भूमिका में आए, वन अग्नि की घटनाएं जब उत्तराखंड में हुई तब भी वो प्रभावी भूमिका में आए, यूसीसी को लेकर के उन्होंने पहल करी। तो पुष्कर सिंह धामी ने अपनी एक बड़ी लकीर खींची है। लेकिन उसी के सापेक्ष जब हम उनके मंत्रिमंडल को देखते हैं तो क्या एक भी मंत्री ऐसा है जिसकी कोई योजना या जिसके मंत्रिमंडल का कोई एक कार्य भाजपा के लिए और जनता के लिए एक बड़ी नजीर बना हो या जनता के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ हो या जो धरातल पर दिखाई दे रहा हो? दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो ये एक बड़ा फैक्टर तो ये है कि पुष्कर सिंह धामी ने खुद की लकीर जो है एक काफी बड़ी हो गई है। दूसरी चीज जो आपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात कही, देखिए दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि मंत्रिमंडल में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री को प्रभावित कर रहा है या मुख्यमंत्री को हिट कर रहा है, और दूसरा वो कौन मंत्री है जिससे पार्टी प्रभावित हो रही है। उत्तराखंड में जो स्थिति बनी हुई है, जितने लोगों के भी नाम आ रहे हैं, उन तमाम लोगों में से सबके सब पार्टी को प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक नाम जिसका ज्यादा आ रहा है, धन सिंह रावत, वो मुख्यमंत्री को सीधे प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूर्व में भी उनका नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या राजनीतिक निर्णय लिया जाएगा, किन लोगों को टीम से हटाया जाएगा, किन नए खिलाड़ियों को टीम में लाया जाएगा, ठीक है ना, और जो 4 पद खाली हैं उनमें से जो 2 पद भरने वाली बात हो रही है, उनमें से किन नए लोगों को मौका दिया जाएगा, ठीक, और वो क्षेत्रीय समीकरणों में कैसे संतुलन साधा जाएगा। क्योंकि जैसे अभी आशीष सैनी जी ने भी बात कही कि हरिद्वार से मंत्री नहीं है, चमोली जिले से मंत्री नहीं है, रुद्रप्रयाग से मंत्री नहीं है, ठीक है ना, कुमाऊं के कई जिलों से मंत्री नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक समीकरण साधने वाली बात है, जातीय समीकरण साधने वाली बात है, वो तमाम सारी चीजें इस समय देखी जाएंगी। निकाय चुनाव में भी कई मंत्रियों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है, ठीक, और उनके मंत्रिमंडल में भी उनके कार्यों को लेकर के बहुत अच्छा कुछ सुनने को ऐसा मिला नहीं है। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो ये तय करेंगी कि पार्टी, इन्हीं चीजों को आधार बना करके पार्टी हाईकमान ये तय करेगा कि अब उत्तराखंड में टीम में जो फेरबदल किया जाना है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में कुछ और मेहमान हैं। आशीष जी कुछ कह रहे थे। आशीष जी, देखिए, मैं ये बात कहना चाह रहा था कि जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हम चुनाव जीत गए इसलिए हम पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते, और भ्रष्टाचार की बात करने लगे कि भ्रष्टाचारी तो कांग्रेस पार्टी है। आप पिछले 2 बार से लगातार सत्ता में हैं और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान इस सरकार में स्थापित हुए हैं, उद्यान घोटाले से लेकर तमाम घोटालों की पहले तो बात हुआ करती थी, अब बात होनी भी बंद हो गई है। दरअसल भाजपा के लोगों की सबसे बड़ी समस्या इनके अंदर एक बीमारी के रूप में आ चुकी है कि जीरो टॉलरेंस का शब्द इनके माथे पर चिपका दिया गया, जिसे बोलते रहेंगे, और राज्य को लूटने के लिए उत्तराखंड राज्य की भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह जिम्मेदार है, क्योंकि ना तो वो सरकार के खिलाफ बोलते, ना वो माफियाओं के खिलाफ बोलते। खनन की पूरी जो रॉयल्टी की स्लिप काटने की जिम्मेदारी बाहर की कंपनी को दे दी गई, वो गुजरात के लोगों के इशारे पर दी गई, प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर दी गई। कोई उत्तराखंड का जो भाजपा कार्यकर्ता है वो सवाल नहीं उठाया। वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना का सारा बजट पूल जरूर जगहों पर ठिकाने लगाया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल नेशनल हाईवे के काम चल रहे हैं, जो नेशनल हाईवे से लगी हुई सड़कें हैं उनको, उनके विकास के काम नहीं हो पा रहे। नया एक उद्योग का अगर मैं इनसे नाम पूछ लूंगा तो ये आधा घंटे तक। ठीक है सर, आशीष जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। तो देखिए, इंतजार करना होगा कि आखिर कैसे धामी अपनी नई टीम को तैयार करते हैं। क्या बड़बोले मंत्रियों पर लगाम लगेगी, ये अपने आप में बड़ी बात है, और क्या जो 4 कुर्सियां खाली हैं इनकी जिम्मेदारी अब नए लोगों को मिलेगी, अपने आप में बड़ी बात है। थोड़ा सा इंतजार, जिसके बाद तस्वीर हो जाएगी। साथ देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में इतना ही।